नमस्कार साथियों, हमारे चैनल लिटरेचर में आपका स्वागत है। सही कहा है बुजुर्गों ने, शक का कोई इलाज नहीं होता। किसी भी रिश्ते की बुनियाद आपसी समझ, भरोसे पर टिकी हुई होती है। इसी बेसिस पर है ये आज की कहानी हमारी विलियम शेक्सपियर द्वारा रचित मशहूर ट्रेजेडी ओथेलो, द मोर ऑफ वेनिस। एक्चुअली इसका ओरिजिनल टाइटल था अन कैपिटानो मोरो, यानी अ मूरिश कैप्टन, और इस टाइटल से लिखा था इसको सिंथियो ने। फर्स्ट पब्लिश हुआ था 1565 में, सिंथियो द्वारा रचित था। और इस बुक से इंस्पायर हो के बाद में विलियम शेक्सपियर ने ओथेलो लिखा था। स्टोरी घूमती है दो सेंट्रल कैरेक्टर्स पे बेस्ड है। मेन है जो प्रोटैगनिस्ट है ओथेलो, जिस पर की टाइटल ही बेस्ड है, और दूसरा है प्ले का विलन यागो। ओथेलो जनरल है वेनेशियन आर्मी का। उससे काफी लोग ईर्ष्या भी करते हैं। सो हम कह सकते हैं कि ये जो प्ले है इसके मेन थीम्स हैं लव, जेलसी, धोखा, बदला, रेसिज्म भी एक पार्ट है इसका, और अंत में कह सकते हैं पछतावा यानी रिपेंटेंस। चलिए अब चलते हैं इसके मुख्य पात्र यानी कैरेक्टर्स को जान लेते हैं। सबसे पहले, जैसा कि नॉवल का टाइटल है, सबसे पहला कैरेक्टर हमारा प्रोटैगनिस्ट ओथेलो। जैसा कि मैंने कहा, वो जनरल है वेनिशियन आर्मी के, और वो आसानी से बहकावे में भी आ जाते हैं, बहुत जल्दी कन्विंस्ड हो जाते हैं। यहाँ पे रेसिज्म इसलिए बोला गया क्योंकि ओथेलो एक ब्लैक मैन थे, तो कलर पे बहुत हो सकता है उस टाइम पे चलता हो, तो उसके लिए काफी लोग उससे रेसिज्म का हम देखते हैं कि लोगों का एटीट्यूड उसकी तरफ अलग होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है डेस्डेमोना, ओथेलो की वाइफ और ब्रबैंशियो की बेटी। नेक्स्ट है इयागो, जैसा कि मैंने कहा, ये कैरेक्टर इस प्ले का मेन विलन है, जो बहुत सारी प्लॉटिंग, स्कीमिंग सब कुछ करता है। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारा है कैसियो, जो कि बहुत अच्छा फ्रेंड होता है ओथेलो का, अच्छा सोल्जर होता है, तो ओथेलो उसको प्रमोट करके लेफ्टिनेंट बना देता है। और इसी मुद्दे पर यागो उससे बहुत खफा होता है, और ये सारी कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग इसी वजह से करता है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं लगता है कि कैसियो बिल्कुल डिजर्व नहीं करता था प्रमोशन, तो ओथेलो ने कैसियो को क्यों लेफ्टिनेंट बनाया। नेक्स्ट कैरेक्टर है बियांका, जो कि कैसियो की मिस्ट्रेस थी। अगला कैरेक्टर है एमिलिया, जो कि इयागो की वाइफ है, और जब इन लोग वॉर पे जाते हैं तो जिसमें डेस्टिमोना भी साथ देती है, तो एमिलिया डेस्टिमोना की अटेंडेंट बन के जाती हैं। इनका बहुत मुख्य किरदार, काफी अहम किरदार ये प्ले करती है, क्योंकि लास्ट में, एंड में सारी चीजें जो इयागो की सच्चाई है ये एमिलिया ही सामने लाती है। नेक्स्ट है ब्रबैंशियो, जो कि डेस्टिमोना के फादर हैं, और ये एक्चुअली सेनेट है यानी कि सांसद है। अगला है रॉड्रिगो, ये एक नोबल मैन होता है, एक रिच नोबल मैन होता है रॉड्रिगो। और लास्ट में है ड्यूक ऑफ वेनिस। तो ये थे ओथेलो प्ले के कैरेक्टर्स। तो चलिए अब चलते हैं प्ले की तरफ। एक्ट वन, सीन वन ओपन होता है वेनिस के एक स्ट्रीट पर, एक सड़क पर, जहां रॉड्रिगो और यागो आपस में बात कर रहे हैं। और रॉड्रिगो थोड़ा खफा है यागो से, क्योंकि यागो ने उसको बताया नहीं है कि डेस्डिमोना ने छुप कर ओथेलो से शादी कर ली। तो यही उससे बोलता है कि तुमने बताया ही नहीं मुझसे कि डेस्डेमोना, जो कि विवांशु की बेटी है, उसने जो है ओथेलो से शादी कर ली है, जबकि इधर मैंने तो खुद विवांशु से उसका हाथ मांगा हुआ था शादी के लिए। तो रॉड्रिगो थोड़ा इसलिए खफा था क्योंकि वो डेस्डेमोना से प्यार करता था और खुद उससे शादी करना चाहता था। तो इयागो उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि हाँ, मुझे इतना पता भी नहीं था, और वो
प्रॉमिस करता है कि हाँ वो उसकी हेल्प करेगा डेस्टिमोना को वापस पाने में, और उसके लिए इन लोग अपने प्लान के तहत काम करेंगे। और यागो रॉड्रिगो से थोड़ा पैसा भी वसूलता है इस काम के लिए कि हाँ मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, और उसके लिए वो रॉड्रिगो से पेमेंट भी लेता है, क्योंकि रॉड्रिगो एक वेल्दी नोबल मैन है, तो वो पैसा देता है ताकि यागो उसे हेल्प कर सके। रॉड्रिगो और यागो उसके बाद जाते हैं ब्रेबेंशियो के घर, और ब्रेबेंशियो को उठा के और फिर उसको बताते हैं कि जो है उनकी बेटी डेस्टिमोना मिसिंग है, वो घर से जा चुकी है, भाग चुकी है, और उसने ओथेलो से शादी कर ली है। तो ब्रेबेंशियो पहले पूरे घर में ढूंढवाई करता है, तो उसके बाद फिर बहुत गुस्सा हो जाता है कि डेस्डिमोना ने ऐसा कदम उठाया, और फिर वो रॉड्रिगो से कहता है कि मुझे लीड करो ढूंढने के लिए कि ओथेलो और डेस्डिमोना कहाँ है। एक्ट वन सीन टू में हम देखते हैं कि इयागो जल्दी जल्दी जाके ओथेलो को पहले वार्न करता है कि ब्रेबेंशियो बहुत गुस्सा है और बिल्कुल भी शादी से खुश नहीं है, और इसीलिए वो अपने फॉलोअर्स को लेकर ओथेलो को ढूंढ रहा है। और जो है इस तरह से वो ओथेलो के गुड बुक्स में आने की कोशिश करता है। अच्छा, यहाँ पे हम आपको बताते चलें कि रेसिज्म की जो बात हो रही थी वो इसी वजह से थी, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा ओथेलो एक ब्लैक मैन था, उसने डेस्टिमोना से शादी की थी, तो इस वजह से बेबेंशो बहुत गुस्सा थे कि डेस्टिमोना ने एक ब्लैक मैन से कैसे शादी कर ली। एनीहाउ अब आगे अगर हम देखें तो ओथेलो पहले वार्निंग पा जाता है तो तैयार रहता है, लेकिन वो बिल्कुल भी डरता नहीं है। तभी वो देखता है कि कुछ लोग उसकी तरफ आ रहे हैं, तो पहले तो जो है याको तो सोचता है कि इसका मतलब डिबेंशियो सबको लेके आ गया है, तो वो ओथेलो से कहता है तुम यहाँ से चले जाओ, पर ओथेलो नहीं जाता है। लेकिन जब सब लोग आगे आते हैं तो पता चलता है कि लेफ्टिनेंट कैसियो और दूसरे ऑफिसर्स आए हुए थे, वेनिशियन कोर्ट से आए हुए होते हैं, और ये बताने के लिए आए हुए होते हैं कि जो है साइप्रस की स्टेट में काउंसिल ने उसको बुलाया है, क्योंकि तो ओथेलो को कोर्ट में जाना पड़ेगा। यागो जो है तब कैसियो को बताता है, जब इन लोग कोर्ट जाने लगते हैं तो यागो कैसियो से अलग से बताता है कि ओथेलो की शादी हो चुकी है। और इसी वक्त जो है ड्यूक आ जाते हैं, और ड्यूक और उनके जो भी फॉलोअर्स होते हैं वो सब एक साथ वहां आते हैं, और जो दो गुटों में आपस में बहस होने लगती है, तो ओथेलो सबको रोकने की कोशिश करते हैं। इस सीन में हम देखते हैं कि ओथेलो एक कॉन्फिडेंट आदमी है, जो कि डरा भी नहीं, वो वहां से भागा भी नहीं, जबकि उसको पता चला कि ब्रेबेंशो हो सकता है उसको ढूंढते ढूंढते वहां तक पहुंच जाए। और वो हम देखते हैं ये इस चीज से भी झलकता है कि लोग जो है आपस में बहुत हैरान होते हैं कि ओथेलो एक ब्लैक मैन होके न केवल वो कमांडर स्टेटस पे है, जनरल है आर्मी का, बल्कि अब तो डेसिमोना जैसी लड़की से भी उसकी शादी हो गई है। और हम ये भी देखते हैं कि ओथेलो के मन में डेस्टिमोना के लिए बहुत प्यार है, जब वो कन्वर्स कर रहा होता है यागो से तो उसके उसकी लॉयल्टी अपने प्यार की तरफ छलकती है। एक्ट वन का सीन थ्री ओपन होता है, जहाँ पे सेनेटर्स यानी सांसदों की मीटिंग चल रही है। टॉपिक ये था, उन लोग डिस्कस कर रहे थे कि तुर्कियों ने यानी टर्क्स ने जो है हमला बोल दिया था आइलैंड ऑफ साइप्रस पे, तो काफी डिस्कशन चल रहा था, काफी नर्वस भी थे लोग, और इसी डिस्कशन के बीच में अचानक से वहां पे ब्रेबेंशियो, ओथेलो, इयागो और रॉड्रिगो आ जाते हैं। वैंशो बहुत गुस्से में है, और वो आके सबके सामने अक्यूज करते हैं, इल्जाम लगाते हैं ओथेलो पर कि इसने इसने जो है इस ओथेलो ने जो है ड्रग्स और मैजिक को यूज करते हुए मेरी बेटी को बहला फुसला के उससे शादी कर ली है। तब ड्यूक जो है ओथेलो से बोलते हैं कि तुम अपने पक्ष में क्या कहना चाहोगे, क्या एक्सप्लेनेशन देना चाहोगे। कि तब ओथेलो ये बोलते हैं अपने अपने आप को जस्टिफाई करते हुए कि मैंने कोई भी तरह का ट्रिक यूज नहीं किया है डेस्टिमोना पे, ना कोई विचक्राफ्ट ना कोई ट्रिक यूज किया है उसका प्यार पाने के लिए। वो बताता है कि फेलो बताता है कि मेरी जो वेनिस से पहले जो मेरी एक्सपीरियंसेस है
उससे प्रभावित, उससे बहुत इम्प्रेस्ड होके डेस्टिमोना मुझसे अट्रैक्ट हुई है। तो फिर वो बोलता है कि डेस्टिमोना को भी कोर्ट में ले आया जाए, और ड्यूक ने भी ऑर्डर दिया, फिर डेस्टिमोना को कोर्ट में लाया जाता है। विवांशु थोड़ा बहुत डिप्रेस है, लेकिन लास्ट में वो मानने को तैयार हो जाता है कि ठीक है, डेस्टिमोना ने अपनी मर्जी से शादी की है, क्योंकि डेस्टिमोना आके बताती है, और यहाँ पे आके बताती है कि उसने अपनी मर्जी से शादी की है ओथेलो से। विवांशु मान तो जाता है, लेकिन गुस्से में लास्ट में वो जाते जाते बोलता है ओथेलो से, लुक टू हर मोर, इफ दाउ हैस्ट आईज टू सी, शी हैज डिसीव्ड हर फादर एंड मेड यू। यानी वो उसको बता के जाता है कि अगर डेस्टिमोना अपने पिता का साथ न देके उसके पिता को धोखा दे सकती है अपने पिता को, तो एक न एक दिन ओथेलो वो तुमको भी धोखा देगी। टर्किश फ्लीट से लड़ने के लिए ओथेलो अपने सारी टीम को लेकर, अपनी आर्मी को लेकर, जिसमें कि कैसियो भी है और यागो भी है, सबको लेकर वो जाता है साइप्रस के आइलैंड पर उनसे लड़ने के लिए। तो शिप में जो अरेंजमेंट होता है वो इयागो डेस्टिमोना को अकम्पनी करता है, और पहले वहां पे साइप्रस पे कैसियो और मोंटानो पहले सबसे पहले वहां पहुंचते हैं, लेकिन जाकर देखते हैं कि बहुत बड़ा तूफान आया होता है, सब लोग डरे हुए होते हैं, क्योंकि और उसी तूफान में टर्किश फ्लीट को काफी नुकसान हो चुका होता है। इधर सबसे पहले जो कैसियो और मोंटानो पहुंचते हैं वहां पे, तो वो ओथेलो की शिप के लिए वेट करने लगते हैं। तभी वहां पे दूसरा शिप आता है जिसमें से डेस्टिमोना और यागो उतरते हैं, और तब डेस्टिमोना जब जान पाती है कि ओथेलो अभी तक नहीं आया है और उसकी शिप अभी तक नहीं आई है और बहुत बड़ा तूफान आया हुआ था, तो वो बहुत घबराई हुई होती है। इधर कैसियो डेस्टिमोना को इंट्रोड्यूस करता है सबसे, तो उसी वक्त ओथेलो का भी शिप वहां पहुंचता है, और दोनों ओथेलो और डेस्टिमोना एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। एक्ट 2 सीन 2 में हम देखते हैं कि सेलिब्रेशंस की तैयारियां चल रही है। एक अनाउंसमेंट होता है जिसमें पता ही चलता है कि टर्किश आर्मी जो है इस भयंकर तूफान में तितर बितर हो चुकी है। अब वॉर का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, तो ओथेलो डिसाइड करते हैं कि पार्टी सेलिब्रेशंस होंगी उनकी नई नई शादी की खुशी में, और सब लोग पार्टी करेंगे, इंजॉय करेंगे। एक्ट 2 सीन 3 में आगे हम लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं कि पार्टी चल रही है, और ओथेलो और डेस्टिमोना पार्टी अटेंड करके थोड़ी देर के बाद वो चले जाते हैं, और पार्टी फुल स्विंग में है, सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, और प्लान के मुताबिक यागो रॉड्रिगो से जो कहता है कि वो कैसियो को फाइट के लिए इनवाइट करे, चैलेंज करे, और उससे पहले वो कैसियो को बहुत पिला देता है, वाइन बहुत पिला देता है, उसको बिल्कुल ड्रंक कर देता है, क्योंकि उसको पता है कि उसकी वीकनेस है, कैसियो की वीकनेस है, तो उसको बहुत ड्रिंक करा देता है। उसके बाद रॉड्रिगो चैलेंज करता है कैसियो को फाइट के लिए। फाइट स्टार्ट होती है, और दोनों फाइट कर रहे होते हैं। मोंटाना जो कि गवर्नर है, वो इसको रोकने की कोशिश करते हैं, और कैसियो को रोकने की कोशिश कर रहे होते, तो कैसियो इस अफरा तफरी में उसको स्टैब कर देता है, मोंटाना को स्टैब कर देता है। इस सारी कमोशन में इतनी आवाज हो जाती है कि ओथेलो ओथेलो जाग जाता है, अपने कमरे में आवाज सुनता है, तो वो डिस्डिमोना के साथ होता है, लेकिन वो जाग जाता है। फिर वो यहाँ आता है सीन पर देखने के लिए कि क्या चल रहा है। पार्टी में आकर जब वो सब कुछ देखता है, तो और सब लोग बताते हैं, तो मोंटाना भी बताता है कि किस तरह से उसे रोकने की कोशिश की, तो पता चलता है उसको जब कि कैसियो ने उसको मारा है और कैसियो की ऐसी कंडीशन है, तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है और कैसियो को तुरंत ही उसकी पोजीशन से हटा देता है। याद रखिएगा, ओथेलो ने ही कैसियो को प्रमोट किया था, और अब उसकी हरकत को देखते हुए वो कैसियो को उसके पोस्ट से हटा देता है, लेफ्टिनेंट के पोस्ट से।
तो हम देखते हैं कि यागो की प्लॉटिंग प्लानिंग सारी कुछ सक्सेसफुल हो रही है धीरे धीरे। एक्ट 3 सीन 1 में हम देखते हैं कि ओथेलो को खुश करने के लिए कैसियो कुछ म्यूजिशियंस को भेजता है ताकि वो उसकी खिड़की के नीचे म्यूजिक बजा सके। ओथेलो जब म्यूजिक सुनता है तो वो अपने सर्वेंट एक क्लाउन को भेजता है ताकि वो म्यूजिशियंस को वहां से भगा सके। कैसियो उस वक्त उस क्लाउन से बात करता है कि वो जाके एमिलिया को बुला लाए ताकि कैसियो एमिलिया से रिक्वेस्ट कर सके कि कुछ ऐसी व्यवस्था कर दे। कैसियो डेस्टिमोना से बात करता है। जब वो क्लाउन वहां से चला जाता है तो इयागो वहां आता है और कैसियो से बताता है कि वो खुद जाके एमिलिया को भेज देगा तुरंत, और किसी तरह से इयागो जो है ओथेलो को एक तरफ ले जाएगा ताकि कैसियो को मौका मिल जाए वो डेस्टिमोना से अकेले में बात कर सके। यागो के जाने के बाद एमिलिया आती है और कैसियो से बताती है कि पहले से ही ओथेलो और डेस्टिमोना कैसियो के विषय में बात कर रहे थे, और डेस्टिमोना ने पहले ही रिक्वेस्ट की है ओथेलो से कि कैसियो को उसकी पोस्ट वापस दे दी जाए। लेकिन ओथेलो इसलिए फिक्रमंद है क्योंकि कैसियो ने मोंटाना को स्टैप किया था। मोंटाना एक काफी प्रभावशाली और पॉपुलर व्यक्ति है साइप्रस का, और कैसियो का रीअपॉइंटमेंट इस वजह से बहुत ही इम्प्रैक्टिकल हो जाता है। और चाहे ओथेलो बहुत केयर करता है कैसियो के लिए, लेकिन वो कुछ भी इस वक्त नहीं कर सकता है क्योंकि उसने मोंटाना को स्टैप किया होता है। मोंटाना वहाँ का पहले गवर्नर था पहले। तो एमिलिया उसके बाद देखते हैं हम कि एमिलिया कैसियो को अंदर आने देती है और उसे डेस्टिमोना के लिए वेट करने के लिए कहती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डेस्टिमोना और एमिलिया सीन में एंटर होते हैं जो ओथेलो है, और उससे कहते हैं कि उसे डिनर पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है, इसलिए ओथेलो को जाना चाहिए। ओथेलो ये बोलता है कि उसके सर में बहुत दर्द हो रहा है, तो डेस्टिमोना तुरंत ही उसके सर पे अपनी हैंडकरचिप लगाने की कोशिश करती है। तो ओथेलो उसे उसको उसके हैंडकरचिप को धक्का दे देता, हटा देता वहां से अपने सर से, और कहता है कि ये बहुत छोटा है, तुम इसको हटा दो। और इस चक्कर में हैंडकरचिप जो है जमीन पे गिर जाता है और वहीं पे रह जाता है, और उसके बाद वहां से डेस्टिमोना और ओथेलो वहां से चले जाते हैं। लेकिन वो हैंडकरचिप वही जमीन पे रह जाता है जिसे एमिलिया तुरंत ही उठा लेती है। वो इसलिए उठाती है क्योंकि उसको उसके हस्बैंड यागो ने कई बार बोला होता है कि डेस्टिमोना की कोई चीज वो लाकर उसे दे, और इस बार उसे मौका मिल गया है कि वो डेस्टिमोना की हैंकी वो अपने हस्बैंड को सरप्राइज के तौर पे दे पाए। और वो जाके उसके बाद जाके वो यागो को ये हैंकरचिप दे देती है और वहां से उसको भेज देती है। एक्ट 3 सीन 3 में हम देखते हैं कि डेस्टिमोना कैसियो और एमिलिया आपस में बातचीत कर रहे हैं, और डेस्टिमोना कैसियो को अश्योर करती है कि वो खुद अथेलो से बात करेगी। तभी ओथेलो और यागो आ जाते हैं और कैसियो तुरंत वहां से निकल जाता है और डेस्टिमोना से कहता है कि वो बहुत अनईजी फील करता है। वो इसलिए अनईजी फील करता है क्योंकि वो कहीं ना कहीं गिल्टी फील करता है। और ओथेलो जब पूछता है कि क्या ये कैसियो ही था जो अभी कमरे से गया, तो यागो बोलता है कि बिल्कुल कैसियो ही था, और देखिए वो किस तरह गिल्टी लग रहा था। जैसे ही आप अंदर आए तो कितना गिल्टी था और वो यहाँ से चला गया। हम देखते हैं डेस्डेमोना फिर से ओथेलो से रिक्वेस्ट करती है कि वो कैसियो को माफ कर दे और लेफ्टिनेंट की पोस्ट पर फिर से उसे रीइंस्टेट करे। ओथेलो उसको अश्योर करता है कि वो कैसियो से बात करेगा, लेकिन वो उस क्वेश्चन पे या उसकी रिक्वेस्ट पे डेस्टिमोना की रिक्वेस्ट को इतना ध्यान नहीं देता, नहीं वो कोई मीटिंग टाइम सेट करने को तैयार होता है। तो इस बात से डेस्टिमोना थोड़ी खफा हो जाती है और वो ओथेलो को क्रिटिसाइज करती है कि मेरी रिक्वेस्ट को बिल्कुल भी आप नहीं मान दे रहे हैं और सुन नहीं रहे हैं, बिल्कुल भी मान नहीं दे रहे हैं। और तब ओथेलो उसको कहता है कि वो उसके लिए सब कुछ करेगा और उसको कुछ भी किसी भी चीज के लिए मना नहीं कर सकता है, लेकिन इस वक्त उसे जरूर वो छोड़ के वहां से अभी चली जाए क्योंकि वो अकेला रहना चाहता है। अब ओथेलो हम देखते हैं कि यागो के साथ अकेला है, और अब यहाँ पे हम देखते हैं कि फिर से यागो उसके मन में शक का जहर घोलने लगता है, ये कहकर कि कैसियो और डेसिमोना के बीच में कुछ न कुछ चल रहा है। यागो ओथेलो से कहता है कि वो अपनी वाइफ को
बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करे जब स्पेशली वो कैसियो के साथ होती है। फिर वो ये भी कहता है कि हो सकता है कि कहता है ये हो सकता है कि जब ओथेलो और डेस्डेमोना की कोर्टशिप चल रही तो कैसे काइंड ऑफ गो बिटवीन था, हो सकता है इसी का वो फायदा उठा रहा है। तो ओथेलो मन ही मन सोचता है कि ये भी हो सकता है कि उसकी वाइफ डेस्डेमोना अब उससे प्यार नहीं करती, क्योंकि शायद वो उसके लिए बहुत ज्यादा ओल्ड है, मतलब दोनों में एज डिफरेंस है। या फिर ये भी हो सकता है कि डेस्डेमोना उसे अब नहीं पसंद करती क्योंकि वो ब्लैक है। जैसा कि मैंने कहा, रेसिज्म एक बहुत बड़ा फैक्टर था इस प्ले में। एंड हो सकता है इसलिए भी नहीं पसंद करती डेस्टिमोना ओथेलो को, क्योंकि उसके पास वो सारे मैनर्स नहीं है कोर्टशिप के या कोर्टियर के जो जो डेस्टिमोना देखना चाहती है। तो वो आखिर में बोलता है शी इज गॉन, और बहुत ही दुखी स्वर में ओथेलो ये बोलता है। एक्ट 4 सीन 1 में हम देखते हैं कि इयागो और ओथेलो आपस में बातचीत कर रहे हैं, और इयागो अपने तरीके से प्लानिंग, जैसे वो हमेशा प्लानिंग प्लानिंग प्लॉटिंग स्कीमिंग करता रहता है, तो वो अपने तरीके से इयागो जो है ओथेलो को भड़काने की कोशिश करता है। वो कहता है कि जैसे वो एक स्टेटमेंट देता है कि अगर मैंने अपनी वाइफ को कोई हैंडकरचिफ दिया होता तो फिर वो उसके ऊपर होता कि वो कैसे उस हैंडकरचिफ को यूज करे। तो थेलो इन सब बातों के बीच में जाने की कोशिश करता है कि इयागो डेस्डेमोना और कैसियो के रिलेशनशिप के बारे में क्या जानता है। तो इयागो अंत में उसको बता देता है कि हाँ, एक बार कैसियो और यागो जब साथ में थे तो नींद में, ड्रीम्स में जो है कैसियो ने डेस्टिमोना का नाम लिया था, और ये पूरी तरह से कन्विंसिंगली वो अ, यागो जो है ओथेलो को बोलता है कि हाँ, डेस्टिमोना और कैसियो के बीच में रिलेशनशिप्स हैं। तो इस बात से बिल्कुल टूट जाता है ओथेलो, और वो हम देखते हैं कि वो बिल्कुल जमीन पे जाके बिल्कुल बैठ जाता है, जैसे कि एक डिप्रेस्ड, एक टूटा हुआ व्यक्ति बिल्कुल ढह जाए वैसे ही वो जाके नीचे बैठ जाता है। इसी वक्त कैसियो भी एंटर करता है सीन में, तो वो देख कर वो पूछता है, तो यागो जस्ट बोलता है कि ओथेलो को इसके सेकंड फिट आया है, एपिलेप्सी का सेकंड, 2 दिनों में सेकंड फिट है। एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी का दौरा पड़ा है। और वो कैसियो से कहता है कि तुम दूर रहो इन सब चीजों से, लेकिन जो है मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ जब ओथेलो यहाँ से चला जाएगा। ओथेलो जब अपने होश में आता है तो यागो उसको एक्सप्लेन करता है कि कैसियो यहाँ आया था, और जो है मैंने उससे बात करने की कोशिश की है। तो और यागो फिर ओथेलो से कहता है कि तुम पास में आप जाके छुप जाओ और देखो, कैसियो का चेहरा ऑब्जर्व करना जब मैं उससे बातचीत करूंगा। वो कहता है ओथेलो से कि मैं कोशिश करूंगा कि कैसियो पूरी कहानी फिर से बताए कि उसके और डेस्टिमोना के बीच में क्या चल रहा है, वो दोनों कितनी बार साथ रह चुके हैं और आगे क्या करने वाले हैं। तो ओथेलो जाके छुप जाता है। ओथेलो के छिपने पर हम देखते हैं कि यागो अपने मन में प्लानिंग कर रहा है कि वो कैसे कैसियो से रोमांटिक बातें करवाएगा जब वो कैसियो से उसकी मिस्ट्रेस बियांका के बारे में बात करेगा, मजाक करेगा। और ये प्लान सचमुच वर्क करता है। इयागो कैसियो से बियांका का नाम धीरे से, इतने धीरे से बोलता है कि ओथेलो बियांका का नाम सुन नहीं पाता है, और मजाक मजाक में वो कैसियो से बियांका और कैसियो के रिलेशनशिप के बारे में मजाकिया तौर से सारा कुछ बुलवा लेता है। इधर ओथेलो क्योंकि बियांका का नाम नहीं सुन पाता है तो वो समझता है कि कैसिया कैसियो डेस्टिमोना और कैसियो अपनी बात कर रहा है, और इस तरह से ओथेलो का शक यकीन में बदलता है। और इधर कैसियो बियांका के बारे में सारी डिटेल्स बताता रहता है, और अंत में कहता है कि मुझे बियांका से बिल्कुल नहीं मिलना है इस वक्त। इसके ऐसा कहने के बाद ही तुरंत ही बियांका वहां आती है उसी हैंडकरचिफ के साथ जो उसको मिला होता है, और वो कहती है कैसियो से कि ये तो तुमने सेकंड हैंड हैंडकरचिफ मुझे दिया है, किसी और अपने लवर का लाके मुझे दे दिया है। ओथेलो उस हैंकरचिफ को तुरंत पहचान जाता है, क्योंकि ये वही फर्स्ट गिफ्ट है जो उसने डेस्टिमोना को दिया था।
लेकिन यहाँ इसको ये नहीं पता होता है कि इस हैंकरचिफ को इयागो ने खुद कैसियो के रूम में प्लांट किया होता है। कैसियो और बियांका के जाने के बाद ओथेलो बाहर आता है और वो सोचने लगता है कि कैसे वो अपने प्रीवियस लेफ्टिनेंट यानी कैसियो की मर्डर करेगा। ओथेलो डेस्डिमोना को भी मारने की प्लानिंग करता है और सोचता है कि वो उसे जहर पिला के मार डालेगा। तब यागो एडवाइस करता है कि जहर पिलाने से अच्छा होगा कि वो उसको उसी बेड पे उसका गला घोट कर मारे जहां पे उसने अपनी उसने अपनी इनफिडिलिटी को शो किया था। इयागो और ये भी प्रॉमिस करता है कि वो कैसियो को वो मौत के घाट उतार देगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डेस्डिमोना और लोडोविको साथ में सीन में एंटर करते हैं और लोडोविको मैसेज लाया होता है ड्यूक से कि अब ओथेलो को चार्ज देके उसे वापस वेनिस जाना है और ओथेलो को चार्ज कैसियो को देना है और उसके बाद उसको वेनिस जाना है। इससे वो ओथेलो बहुत गुस्सा होता है। ओथेलो तो पहले से ही गुस्सा है और जब लोडोविको कैसियो के बारे में ओथेलो से पूछता है तो वो चिढ़ता भी है, लेकिन इधर डेस्डिमोना उसके क्वेश्चंस के आंसर्स देती रहती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जब डेस्डिमोना को पता चलता है कि उन लोग को साइप्रस छोड़ के वापस वेनिस जाना है तो वो बहुत खुश होती है। इस बात पे ओथेलो गुस्सा होकर उस पर उसको थप्पड़ मार देता है। लोडोविको ये देखकर बहुत हैरान है कि ओथेलो के बिल्कुल उसने अपनी सेल्फ कंट्रोल खो दी है और जब वहां से डेस्डिमोना चली जाती है तो लोडोविको ओथेलो से उसको वापस बुलाने के लिए कहता है। ओथेलो वापस तो डेस्डिमोना को बुलाता है लेकिन उसको ये अक्यूज करता है कि वो एक बहुत ही प्रोमिस्कुअस वुमन है। प्रोमिस्कुअस मतलब कि चरित्रहीन टाइप की औरत है। और उसके बाद वो लुडोविको से कहता है कि ड्यूक के ऑर्डर का वो पालन करेगा और डेस्डिमोना को जाने के लिए कहता है और वहां से फिर वो चला जाता है। लोडोविको को बहुत हैरानी होती है ओथेलो के इस बर्ताव से कि ये आदमी जो इतना कंट्रोल था, इतना वेल मैनर था, ये कैसे ऐसे हो सकता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि ओथेलो के बारे में लुडोविको जब प्रश्न पूछता है तो यागो कोई कुछ बताता नहीं है और सिर्फ यागो लुडोविको से यही बोलता है कि आप खुद उसका व्यवहार खुद ही ऑब्जर्व करें, जज करें। एक्ट 4 सीन 3 में हम देखते हैं कि डिनर के बाद ओथेलो लोडोविको के साथ वॉक पे चला जाता है और डेस्टिमोना को बेड सोने के लिए भेज देता है। उसे कहता है कि वो जल्द ही उसके पास आ जाएगा और उससे कहता है कि वो एमिलिया को डिस्मिस कर दे। डेस्टिमोना कहीं ना कहीं अपने मन के कोने में जानती है कि उसका फेट क्या होने वाला है या फिर उसकी डेथ होने वाली है। वो उससे कहती है एमिलिया से कि अगर उसकी डेथ एमिलिया के सामने होती है तो उसकी जो वेडिंग शीट्स है उसको उसकी श्राउड की तरह उड़ा दे। इसके बाद हम देखते हैं कि एमिलिया और डेस्टिमोना वर्ल्डली थिंग्स के बारे में बात करते हैं और कहीं जाके डेस्टिमोना कहती है कि अगर कोई उसके साथ बैड डीड्स करे, गलत हरकत करे, तो वो उसका जवाब अच्छी कर्मों के साथ देना चाहेगी। यानी बुरे कर्म अगर उसके साथ कोई करता है, उसके साथ बुरा व्यवहार करता है, गलत व्यवहार करता है, तो बदले में वो गलत व्यवहार करना नहीं पसंद करेगी, बल्कि अच्छा व्यवहार करना चाहेगी। यानी कि अगर कोई उसे धोखा देता है तो बदले में वो धोखा नहीं देगी और उसके बाद वो सोने के लिए चली जाती है। एक्ट 5 सीन 1 में हम देखते हैं कि यागो एंड रॉड्रिगो वेट कर रहे हैं कैसियो के निकलने का। कैसियो इस वक्त बियांका से मिलने गया हुआ है और जहां वो मिलने गया है उसी के बाहर यागो और रॉड्रिगो वेट कर रहे हैं। यागो रॉड्रिगो को उकसाता रहता है कि कैसे उसको कैसियो को मारना है। तब हम देखते हैं कि जब कैसियो निकलता है रॉड्रिगो अटैक करता है लेकिन मार नहीं पाता। इसी कमोशन के बीच में कैसियो रॉड्रिगो उसको स्टैप करता है लेकिन पूरी तरह मार नहीं पाता और कैसियो उसके बाद जवाब में रॉड्रिगो को स्टैप कर देता है। इसी कमोशन में यागो बाहर निकलता है और वो कैसियो को पैर में मार के वहां से चला जाता है। अंधेरा बहुत होता है जिसकी वजह से कैसियो चेहरा नहीं देख पाता है उसके अटैकर का। वो नहीं समझ पाता है कि यागो ने उसके पैर पे स्टैप किया था।
तो और कैसियो वहीं पे गिर जाता है, तभी ओथेलो वहां आता है और ये उसको लगता है कि इयागो ने कैसियो को मारने की कोशिश की होगी, क्योंकि उसके मन में तो पहले ही शक भरा हुआ है और पहले से ही प्लानिंग हो चुकी थी और उसको याद था कि इयागो ने प्रॉमिस किया था कि वो कैसियो को मारेगा। और ये सब सोचते हुए वो वापस डेस्टिमोना के पास चला जाता है, ये सोचकर कि उसको जाके डेस्टिमोना को मारना है। उधर सड़क पर घायल कैसियो और रॉड्रिगो पड़े हुए हैं। उनकी आवाजें सुनकर वहां से लोडोविको और ग्रेजियानो वहां आते हैं और कुछ भी अंधेरे में काफी कम दिखाई पड़ता है और जाके वो उन लोगों के हेल्प करने की कोशिश करते हैं। इयागो भी इधर से लाइट लेकर आता है और ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे कि वो पहली बार ये सब चीजें देख रहा है और इसी अंधेरे का फायदा उठाते हुए वो रॉड्रिगो को मार देता है, लेकिन किसी को पता नहीं चलता है कि रॉड्रिगो को मार दिया गया। जब उधर बियांका भी बाहर आती है और रोने लगती है, लेकिन जब सब लोग कैसियो से पूछते हैं कि क्या हुआ तो उसे कुछ समझ नहीं आता है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता क्या हुआ है, क्यों हुआ है। और तब जो है इयागो बड़ी सफाई से ये सजेस्ट करता है कि जरूर रॉड्रिगो ने ही ऐसा किया है, क्योंकि रॉड्रिगो ने ही उस पर अटैक किया है। एक्ट 5 सीन 2 में हम देखते हैं कि ओथेलो डेस्टिमोना को मारने के लिए उसके रूम में गया है। उसके हाथ में एक कैंडल है और मारने से पहले वो अपनी वाइफ को निहार रहा है। डेस्टिमोना जग जाती है, तब ओथेलो उसको थ्रेटन करता है और कहता है कि मरने के लिए तैयार हो जाओ। डेस्टिमोना डर जाती है और पूछती है क्यों उसे मारना चाहते, तो ओथेलो बताता है कि डेस्टिमोना अनफेथफुल रही है कैसियो के साथ, इसलिए वो उसे मारना चाहता है। इसीलिए ओथेलो मारना चाहता है क्योंकि वो अनफेथफुल रही है। और तब वो उसे ओथेलो जो है हैंडकरचिफ भी दिखाता है डेस्टिमोना को। और डेस्टिमोना लाहक अपनी बेगुनाही साबित करना चाहती है, लेकिन बिल्कुल भी ओथेलो सुनता नहीं है। और ये ओथेलो बोलता है कि कैसियो ने कन्फेस किया है और अब कैसियो को मार दिया गया है, इयागो ने खुद कैसियो को मारा है। डेस्टिमोना ये सुनकर कि कैसियो मर चुका है, इनोसेंस में रोने लगती है, वीप करने लगती है उसके लिए। इससे ओथेलो और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और गला घोटकर डेस्टिमोना को मारने की कोशिश करता है। और ओथेलो फाइनली उसको मारने में सफल रहता है। एमिलिया इधर बाहर से चिल्ला रही होती है, तो ओथेलो ये सोचता है कि शायद ये एमिलिया की आवाज नहीं, शायद ये डेस्टिमोना की आवाज है, और उसे और ज्यादा गला घोटने की कोशिश करता है। तब इधर बेड कर्टन्स खींचकर वो एमिलिया को अंदर लाता है और एमिलिया तब ओथेलो को बताती है कि जो कैसियो है उसने रॉड्रिगो को मार दिया है। तो ओथेलो वापस पूछता है कि क्या कैसियो भी मारा गया है या फिर वो जिंदा है। तो जब वो, लेकिन एमिलिया बताती है कि नहीं, कैसियो जिंदा है। इससे जो है ओथेलो रियलाइज करता है कि उसकी सारी प्लानिंग बर्बाद हो गई है। तभी डेस्टिमोना चीख उठती है और एमिलिया वहां जाती है, तो डेस्टिमोना मरने से पहले कहती है कि मुझे किसी ने मारा नहीं है, बल्कि मैं खुद ही अपने आप को मैंने मारा है, और वो उसके बाद मर जाती है। लेकिन ओथेलो को जैसे एक बहुत बड़ी सेटिस्फैक्शन होती है, वो बिल्कुल प्राउडली बोलता है एमिलिया को कि नहीं, डेस्टिमोना को मैंने मारा है। फिर वो उसको बताता है कि इयागो ने उसकी आंखें खोल दी जब उसने डेस्टिमोना की अनफेथफुलनेस के बारे में बताया। सारा कुछ इयागो ने उसको बताया। एमिलिया चीखती है वहां पे हेल्प के लिए, और वहां पे मोंटानो, ग्रेजियानो और इयागो आ जाते हैं। धीरे धीरे यागो की प्लानिंग, प्लॉटिंग सब सामने आने लगती है और एमिलिया उसको अक्यूज करने लगती है कि यागो ने ही सारा कुछ प्लान किया था, क्योंकि डेस्डेमोना बिल्कुल इनोसेंट थी। तो ये सब सुन के ओथेलो जो है अपनी वाइफ की बॉडी के पास रोने लगता है, टूट जाता है। और कहीं ना कहीं उसे तब भी हैंडकरचिफ की बात सताती है। जब वो हैंडकरचिफ को मेंशन करता है तो एमिलिया सारी चीजें क्लियर करती है कि किस तरह से उसने यागो को वो हैंडकरचिफ दिया था। और यागो बिल्कुल कन्विंस हो जाता है कि अब उसके राज राज नहीं रह जाएंगे, और इसलिए वो एमिलिया को चुप कराने की कोशिश करता है स्वॉर्ड से।
इनफैक्ट वो अपनी वाइफ को यानी कि एमिलिया को मार देता है, स्टैप कर देता है और वहां से भाग जाता है। मोंटानो और ग्रेजियानो इयागो के पीछे जाते हैं। अब वहां पे सिर्फ ओथेलो रह गया और वहां पे दो डेड बॉडीज हैं, एमिलिया और डेस्टिमोना की। एमिलिया मरने से पहले बोल के जाती है कि डेस्टिमोना एक प्योर सोल थी और ओथेलो से बहुत प्यार करती थी। बाद में ग्रेजियानो, मोंटानो, लोडोविको, कैसियो और इयागो ये सब वापस सीन में आते हैं। लोडोविको ओथेलो से कहता है कि उसे वापस वेनिस जाना पड़ेगा, लेकिन उसको उसकी पोस्ट से हटा दिया जाएगा, उसके पावर्स उससे छीन लिए जाएंगे। और इसे ओथेलो कहता है कि उसे एक मौका दिया जाए बोलने का। इसी बातचीत में ही वो एक डैगर लेके और अपने आप को मार लेता है और वो सुसाइड कर लेता है। इस तरह हम देखते हैं कैसे प्लॉटिंग प्लानिंग स्कीमिंग करके यागो की वजह से कितनी सारी लाइव्स गईं, चाहे वो रॉड्रिगो की हो, चाहे वो एमिलिया की हो या फिर इनोसेंट डेस्टिमोना की।